हेलो फ्रेंड्स, आई एम एन के राणा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेईई मेंस के लिए डायमेंशन एनालिसिस की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या का सूत्र है। ये सूत्र दिया हुआ है n = -k d dn/dx। जहां प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या n है तब d की बीमाएं हैं। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। इनमें से हमें एक ऑप्शन जो सही है वह बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये दिया हुआ है n = -k d dn/dx। तो इससे जो d की वैल्यू आएगी वह आएगी d = -k n dx/dn। अब यहाँ हम n की बीमा देखते हैं। तो n जो है वह क्या है, वह है प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड कणों की संख्या। तो इसकी जो बीमा होगी वह होगी l की पावर -2 t की पावर -1। dx की जो बीमा होगी वह होगी l। और dn क्या है, यहाँ प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या। तो इसकी जो बीमा होगी, यहाँ dn की जो बीमा होगी वह होगी l की पावर -3, क्योंकि कहा ना प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या। तो d की बीमा इस सूत्र में जो है हम n की dx की और dn की बीमा रखकर d की बीमा प्राप्त कर लेंगे। तो d की बीमा कितनी आई, d की बीमा हुई, यहाँ n की बीमा रखेंगे, n की बीमा कितनी, ये रही l की पावर -2 t की पावर -1। तो l की पावर -2 t की पावर -1। अब dx की बीमा रखेंगे, dx की बीमा कितनी, l अपॉन में l की पावर -3, ये बीमा रखेंगे। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके ये आएगी l की पावर 2 t की पावर -1। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, l की 2 t की पावर -1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पवासो अनुपात के बारे में क्या सत्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। बी ऑप्शन दिया हुआ है यह बीमाहीन होता है। सी दिया हुआ है इसकी इकाई न्यूटन होती है। या डी दिया हुआ है इसकी बीमा ml t की पावर -2 होती है। पवासो अनुपात जो होता है वह होता है अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुप्रस्थ प्रकृति की जो बीमा है वह l की 0 है और अनुदैर्ध्य विकृति की भी बीमा l की 0 है, क्योंकि दोनों ही क्या है, बीमाहीन है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती। तो ये जो पवासो का अनुपात है उसकी क्या बीमा हुई, कोई बीमा नहीं हुई, क्योंकि ये भी बीमाहीन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, यह बीमाहीन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं लीप वर्ष, चंद्र महीने, सौर दिन या पैरालेक्ट्रिक सेकंड। तो दोस्तों, पैरालेक्ट्रिक सेकंड अथवा पारसीयक दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर लीप वर्ष समय का मात्रक है, चंद्र महीने समय का मात्रक है, सौर दिन समय का मात्रक है, लेकिन ये जो है पैरालेक्ट्रिक सेकंड जो है वह दूरी का मात्रक है। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा ना कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो यहाँ समय का मात्रक कौन सा नहीं है, पैरालेक्ट्रिक सेकंड, क्योंकि यह क्या है, दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्य पैमाने का nवां विभाग वर्नियर के n+1वें विभाग से मिलता है। एक मुख्य पैमाने का विभाग a इकाई के बराबर दिया हो तो वर्नियर की अल्पतमांक होगी। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। वर्नियर की अल्पतमांक होती है वर्नियर के विभाग माइनस मुख्य पैमाने के विभाग अपॉन वर्नियर के विभाग इंटू मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान।
तो यहाँ पर बन्नेर के जो विभाग हैं वह हैं n+1, है ना। बन्नेर के विभाग से मिलता है, तो बन्नेर के विभाग कितने हुए n+1 माइनस मुख्य पैमाने के विभाग। मुख्य पैमाने के विभाग कितने हैं n, तो हम यहाँ लिखेंगे n अपॉन बन्नेर के विभाग। बन्नेर के कितने विभाग थे n+1 इंटू मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान, और मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान कितना है a। तो ये जो वैल्यू हुई वह हुई a अपॉन n+1। तो ये जो उसका ऑप्शन होगा वह C सही होगा, a अपॉन n+1। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्यानता गुणांक का MKS तथा CGS पद्धति में मात्रकों का अनुपात होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि श्यानता गुणांक का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है और CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, फिर इनमें हम अनुपात निकालेंगे। तो श्यानता गुणांक का MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वह है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, और CGS पद्धति में मात्रक जो होता है वह ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड। तो यहाँ पर श्यानता गुणांक ईटा MKS अपॉन ईटा CGS इज इक्वल टू किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड इंटू सेंटीमीटर सेकंड अपॉन ग्राम। जब ये अपॉन करेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड अपॉन ग्राम। अब हम यहाँ किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। तो किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल कर लिखा। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻² मीटर। ये सेकंड ऐसा कैसे लिखेंगे, अपॉन मीटर सेकंड, ये मीटर और सेकंड लिखेंगे हम। इंटू ग्राम। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻² है, तो यहाँ पर ये बचेगा 10। तो ईटा MKS अपॉन ईटा CGS का जो मान आया वह आया ऑप्शन ए यानी कि 10। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 एक्सरे बराबर होता है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। ऑप्शन ए है 10⁻15 मीटर, बी है 10⁻10 मीटर, सी है 10⁻13 मीटर, और डी है 10⁻8 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू होता है 10⁻13 मीटर। तो 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल टू होता है 10⁻13 मीटर। तो इसका ऑप्शन जो है वह सी सही होगा, 10⁻13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से एक या अधिक जोड़ों में राशियों की बीमाएं समान हैं, इन जोड़ों को पहचानिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें ये जो है जोड़े दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि इन जोड़ों में किसकी बीमाएं समान है। बल आघूर्ण की बीमा, बल गुणा लंबा दूरी होता है, तो बल की बीमा mL/T⁻⁻2, और लंबा दूरी की कितनी L, तो ये हो गई mL²T⁻⁻2। तो बल आघूर्ण की बीमा हमारी आ गई। अब देखते हैं कार्य की बीमा। कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो इसकी बीमा कितनी होगी, बल की बीमा कितनी mL/T⁻⁻2, और बल की दिशा में विस्थापन इसकी बीमा कितनी L, तो ये mL²T⁻⁻2। तो यहाँ पर कार्य की बीमा कितनी आई mL²T⁻⁻2, यानी कि ये बीमा और ये बीमा दोनों क्या समान है। तो बल आघूर्ण और कार्य की बीमा समान है। दूसरा पेयर जो है वह है प्रकाश वर्ष एवं तरंगदैर्घ्य। चूंकि प्रकाश वर्ष और तरंगदैर्घ्य दोनों ही जो है वह दूरी के मात्रक हैं,
प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और इसकी जो बीमा होती है वह होती है एल। इसी तरीके से तरंगदैर्घ्य क्या होती है? एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसकी बीमा क्या होती है? ये भी एल होती है। तो दोनों की जो बीमा है प्रकाश वर्ष एवं तरंगदैर्घ्य, दोनों की बीमा क्या है? एल है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो ए और डी ये सही होंगे, यानी कि ए और डी जोड़ों की बीमाएं समान होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संख्याओं 23.023, 0.003 और 2.1 × 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। इनमें हमें प्रत्येक में अलग अलग सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 23.023। तो चूंकि दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक जो हैं वो सार्थक अंक होते हैं, तो यहाँ पर अशून्य अंक ये 3 और ये 2, इसके बीच जो शून्य होगा ये भी सार्थक अंक की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ इसे हम काउंट करेंगे सार्थकों की संख्या, तो ये होगी 1, 2, 3, 4, 5। इस संख्या में 5 सार्थक अंक होंगे। तो 5 सार्थक अंक हुए 23.023 में। इसमें अब हम देखते हैं 0.003 में। चूंकि इसमें जो नियम लगेगा वह ये होगा कि दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर संख्या के सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दशमलव के बाद के तुरंत ये शून्य अंक हैं ये छोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ ये होगी 1, यानी कि इसमें 1 सार्थक अंक होगा। अब देखते हैं 1 × 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या। चूंकि सार्थक अंकों की संख्या में 10 की घात वाली संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये सार्थक अंक जो होंगे वह 1 और 2, यानी कि 2 सार्थक अंक होंगे। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे 2 सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 5, 1 और 2 ये सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वह पहला सही होगा, ए, यानी कि 5, 1, 2 ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी बीमा ml² दर्शाती है, जहां Q विद्युत आवेश दर्शाती है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D। यहाँ पर हमें बताना है कि जो बीमा है ml², ये कौन सी इकाई दिखाती है। तो इन इकाइयों में से जो है वो ml² की बीमा में बतानी है कि यह कौन सी होगी। तो आइए देखते हैं हम। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों की जो बीमा होती है वह क्या होती है? ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ml² T A और इसकी पावर -2। अब यहाँ पर हम जानते हैं आवेश की जो बीमा होती है, आवेश की बीमा क्या होती है? AT। तो इसकी जगह हम जो है आवेश Q रख सकते हैं। तो अगर हम Q को मूल मात्रक मान लें तो इसी जगह हम जो है वो Q रख सकते हैं। तो ये हो गया ml² Q⁻²। तो इसे अगर Q⁻² को हम नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा ml² Q⁻²। अब हम जानते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का ही मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल हेनरी मात्रक के। तो ये जो ml² Q² है वो किसके बराबर हुई? हेनरी के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि पर्दे व स्रोत के बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाए तो प्रकाश की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 4% बढ़ जाएगी,
बी 2% बढ़ जाएगी, सी 2% घट जाएगी, या डी है 4% घट जाएगी। तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसलिए I2 बटे I1 इज इक्वल टू हो गया R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर R2 इज इक्वल टू दे रखा है R1 1 + 2%। ये कहा ना इसमें कि दूरी 2% बढ़ा दी जाए, तो जब दूरी 2% बढ़ा दी जाए तो R2 की जो वैल्यू होगी वो R1 1 + 2%। अब ये R2 की जगह हम यहाँ ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा I2 बटे I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 1 + 2%। अब ये R1 से यहाँ R1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा I2 बटे I1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/1 + 2% का स्क्वायर। जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2% की पावर -2। अब दुई पद में लगाएंगे तो ये 1, अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 + nx + n n-1/2 ये दुई पद में होती है, तो ये जाएगा 1 - 4%, और हायर टर्म्स जो है वो छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा I2 बटे I1 इज इक्वल टू 1 - 4%। यानी कि I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 1 - 4%, अर्थात तीव्रता 4% घट जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, ये 4% घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एसआई पद्धति में मूल राशियों व पूरक राशियों की संख्या होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 7(1), बी दिया हुआ है 7(3), सी दिया हुआ है 7(2) और डी दिया हुआ है 2(7). तो हमें ये मूल राशियों व पूरक राशियों की हमें संख्या बतानी है। मूल राशियाँ 7 होती हैं। आइए कौन कौन सी हैं देखते हैं। नंबर 1 लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथी ताप, पांचवी ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशि हो गई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब पूरक राशियां देखते हैं। तो पूरक राशियां 2 होती हैं, एक कोण और दूसरी है घन कोण। तो 2 पूरक राशियां हो गई, कोण और घन कोण, यानी कि 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। ई, एम, जे और जी क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग तथा गुरुत्व नियतांक प्रदर्शित करते हैं, तब ई J² अपॉन m⁵ G² बीमा है। अब ये किसकी बीमा है ये हमें बतानी है, कोण की, लंबाई की, द्रव्यमान की या समय की। ई की बीमा जो होती है, ई की बीमा इज इक्वल टू होती है mL² T⁻⁻²। द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान m की बीमा ये होती है m। और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J से प्रदत्त किया जाता है, तो कोणीय संवेग J की बीमा
ये होती है ml² t की पावर -1, क्योंकि कोणीय संवेग क्या होता है, J बराबर P क्रॉस R, रेखा संवेग गुणा दूरी। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होती है G की बीमा, कैपिटल G की बीमा क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की बीमा ये होती है m की -1 l की 3 और t की पावर -2। अब E, M, J और G इनकी बीमा इस फॉर्मूले में हम यहाँ रख देंगे। तो इसकी जो बीमा होगी वह होगी, लिख देंगे यहाँ E J² अपॉन m की पावर 5 G² की बीमा इजिकल टू, यहाँ पर E की बीमा रखेंगे, ये हो गई ml² t की पावर -2, और यहाँ J की बीमा रखेंगे, J की बीमा है ml² t की पावर -1, तो यहाँ रखेंगे ml² t की पावर -1, और इसका स्क्वायर, क्योंकि J² है ना यहाँ, अपॉन m की बीमा रखेंगे, m की बीमा क्या m, तो m की पावर ये 5 हो जाएगा। अब G की बीमा रखेंगे, G की बीमा कितनी, m की पावर -1 l की 3 t की पावर -2, तो ये रखेंगे m की पावर -1 l की 3 t की पावर -2, और इसकी पावर 2 है तो ये पावर 2 हो जाएगी। अब ये जब इनसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 3 l की पावर 6 t की पावर -4। नीचे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 3 l की पावर 6 t की पावर -4। अब ऊपर भी वैल्यू सेम है, नीचे भी वैल्यू सेम है, तो जब दोनों बीमाएं सेम हैं, ऊपर की या नीचे की, तो ये आ जाएगा m की 0, l की 0 और t की 0। और ऐसी इसमें कौन सी राशि है जिनकी कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि यहाँ बीमाहीन आई है ये, तो ऐसी कौन सी राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती, कोण की बीमा नहीं होती, तो यहाँ ए का ऑप्शन सही होगा, यह है कोण की बीमा, कोण की बीमा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन से युग्म की बीमाएं भिन्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है दाब, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या प्रतिबल, बी दिया हुआ है विद्युत वाहक बल, विभवांतर या विद्युत विभव, सी दिया हुआ है ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, और डी दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन से युग्म की बीमाएं भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होती है वह होती है LTA। विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की बीमा ये होती है ml की 3 t की पावर -3 a की पावर -1। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होती है वह होती है ml t की पावर -3 a की पावर -1। तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र, इनकी बीमाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न आई हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की बीमाएं ये आई है, विद्युत फ्लक्स की बीमा ये आई है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा ये आई है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा,
यानी कि इस युग्म की बीमाएं भिन्न हैं। जबकि दाब, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये प्रतिबल, इनकी बीमाएं सेम होंगी, क्योंकि दाब की, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की और प्रतिबल की बीमाएं सेम होती हैं। विद्युत वाहक बल, विभवांतर और वैद्युत विभव, इनकी बीमाएं सेम होती है। ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, इनकी बीमाएं सेम होती हैं। तो इस युग्म की बीमाएं भिन्न भिन्न होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक पेच मापी की पिच 1 मिलीमीटर है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं। एक तार का व्यास मापने के समय मुख्य पैमाने का पाठ 1 मिलीमीटर आता है और वृत्तीय पैमाने का 47वां खाना संदर्भ रेखा की सीध में पड़ता है। तार की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों में तार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। इनमें हमें बताना है कि उचित सार्थक अंक में तार के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम पेच मापी की अल्पतमांक देखते हैं। पेच मापी की अल्पतमांक इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर अपॉन 100। तो ये जो होगी 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि इसमें कहा ना एक पेच मापी की पिच 1 मिलीमीटर है और उसके एक वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं। तो अल्पतमांक क्या होती है, एक खाने का मान। तो 100 खाने हैं, तो 100 खाने में 1 मिलीमीटर हो गया, तो एक खाने का मान कितना हो गया, 1 मिलीमीटर अपॉन 100, तो ये आएगी 0.01 मिलीमीटर। अब हम तार का व्यास ये देखेंगे, तार का व्यास कितना होगा। तार का व्यास इज इक्वल टू मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने के खाने का मान गुणा अल्पतमांक गुणा अल्पतमांक। अब मुख्य पैमाने की माप कितनी है, 1। वृत्तीय पैमाने के खाने का मान कितना आया, यह है 47। ये देखा ना 47वां खाना। मुख्य पैमाने की माप कितनी दे रखी, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ 1 प्लस 47 और अल्पतमांक कितनी आई, 0.01 मिलीमीटर। तो इंटू 0.01 मिलीमीटर, ये सोल्व करके हो जाएगा 0.47 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.47 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अब यहाँ तार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, लिखेंगे तार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2πRL। अब अगर हम r को व्यास के पदों में लिखें तो r की जगह d/2 हो जाएगा, तो 2πr की जगह d/2 लिखें इंटू L। अभी 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा πdL। अब पाई की वैल्यू जो है वह 3.14 और d की वैल्यू ये निकल के आई थी 1.47 इंटू 10⁻⁻1। तो रखेंगे 1.47 इंटू 10⁻⁻1 इंटू L की वैल्यू कितनी है 5.6, ये है ना 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5.6 रख देंगे। अब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कहा है कि उचित सार्थक अंकों में,
उचित सार्थक अंकों में तार के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना। तो उचित सार्थक अंक, अब यहाँ देखेंगे उचित सार्थक अंक कितने होंगे। यहाँ तार की लंबाई में 2 सार्थक अंक हैं, अतः क्षेत्रफल भी 2 सार्थक अंकों में लेंगे। तो उचित सार्थक अंकों में जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 2.6, क्योंकि 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये 2 अंक में लेंगे, यानी कि इसे छोड़ेंगे आगे का, और अगला अंक जो है 5 या 5 से अधिक होता है तो इससे पहले वाले में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो ये 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक कण का विस्थापन x = a² sin² kt द्वारा प्राप्त होता है, जहां t समय को प्रदर्शित करता है, तो k का मात्रक होगा। अब हम जानते हैं कोण की कोई बीमा नहीं होती, तो कोण यहां पर क्या है, kt, तो kt क्या है, बीमाहीन है, क्योंकि कोण की बीमा नहीं होती। इसलिए k की बीमा कितनी हो गई, k की बीमा = हो गई 1/t की बीमा। चूंकि समय की बीमा t होती है, अतः यह हो जाएगा 1/t। इस t को ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा t⁻⁻1। और यह किसकी बीमा है, आवृत्ति की। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है, तो ये लिख देंगे यहाँ हर्ट्ज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए सही होगा, के का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।